नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि उस चर्चा से पहले यह ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक न्यूज़ साझा करूँ, क्योंकि संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप सभी लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का, जिसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों ही कक्षाएं दी जाएंगी। यह कोर्स एक हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी। यदि आप दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे साथ आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, यदि दिल्ली नहीं आ सकते तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह जो कोर्स है यह कोर्स शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे, इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू है इसके लिए। और आप सभी ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ किससे संबंधित है और क्या क्या खास उसमें है। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो शांति निकेतन संबंधित है, क्योंकि शांति निकेतन को अब यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह जो स्थान है यह इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान बन गया है। और इसमें आप संबंधित बातों को समझ लेते हैं कि क्या क्या शामिल है। तो देखिए, यह जो स्थान है यह पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है। इसको क्यों शामिल किया गया? क्योंकि यह रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पिता से संबंधित है। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो उन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्रमिक रूप से कैसे कैसे सभी कार्य हुए और आज यह जो स्थान है यह महत्वपूर्ण कला और संस्कृति का केंद्र बन गया है। केवल यहाँ बंगाली कला और संस्कृति ही नहीं बल्कि भारत की महत्वपूर्ण कला और संस्कृति देखी जा सकती है और विभिन्न चरणों में इसके विकास को भी समझा जा सकता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या शामिल है यहाँ पे। तो देखिए, अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है यह एक्चुअल में हुआ है सऊदी अरब में। वर्तमान में सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र की बैठक चल रही है। यह जो बैठक है यह 10 से 25 सितंबर तक चलेगी। तो इस दौरान जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वह सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जो हमारा यह शांति निकेतन शामिल किया गया यही कार्य हुआ है। बीते दिनों मैंने आप लोग को एक महत्वपूर्ण खबर बताई थी। युगांडा के अंदर जो बुगांडा से संबंधित महत्वपूर्ण टीले थे, उनके जो टापू बने हुए थे, तो उनसे संबंधित बात आपको मैं बताई थी कि कैसे उनके टॉम्ब है, उनकी हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह। तो उस समय न्यूज़ यह थी कि जो बुगांडा साम्राज्य के ये टॉम्ब हुआ करते थे, पहले इनको शामिल कर लिया था यूनेस्को ने एंडेंजर्ड प्लेसेस के रूप में। बट अब माना कि ठीक है, इनके संरक्षण के प्रयास लगातार किए गए हैं, जिस वजह से अब यह फिलहाल संकटग्रस्त नहीं है और अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए हैं और आने वाले समय में संरक्षित रहेंगे। तो एंडेंजर्ड लिस्ट से उसको बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही अभी फिलहाल यूनेस्को की समिति ने यह भी रिकमेंडेशन दिया है कि यूक्रेन के कीव को शामिल करना चाहिए एज ए एंडेंजर्ड प्लेस, क्योंकि वर्तमान में उस पर काफ़ी हमले हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया था, जिस वजह से काफ़ी गोला बारूद से हमले हुए हैं, ड्रोन से हमले हुए। तो कीव वाला जो क्षेत्र है बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया और यूनेस्को चाहता है अब कि उसको एज अ एंडेंजर्ड प्लेस शामिल किया जाए। हेरिटेज प्लेस तो वो है ही, बट एंडेंजर्ड प्लेस बनाना जरूरी है, क्योंकि अब उसका जो महत्व है वह संकट में है। यदि संरक्षण नहीं दिया जाए तो वह आने वाले समय में अपना महत्व खो देगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अभी यह जो बैठक चल रही है इसमें रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को जाना समझा जा रहा है। और उसी बीच से जो मामला था शांति निकेतन का वो निकल के आया और अब यहाँ पर उसको यह दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो यह विश्व का पहला संचालित विश्वविद्यालय है जो अब इस सूची में शामिल हुआ है। अब तक कोई भी संचालित विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था। संचालित विश्वविद्यालय का मतलब क्या है कि एक्चुअल में कोई विश्वविद्यालय ऐसा था इतिहास में जिसका बहुत अधिक महत्व था। यह वह विश्वविद्यालय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, तो उसको अब शामिल किया जाएगा। तो अमूमन इस प्रकार से यह देखा जाता है कि उसके जो अवशेष होते हैं हमें वही प्राप्त होते हैं। उस विश्वविद्यालय में कोई भी कार्य संचालित नहीं हो रहा होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तो उसके महत्व के कारण, ऐतिहासिक महत्व के कारण, संस्कृति के कारण उसको शामिल कर लेते हैं। बट एक्चुअल में अब यह जो स्थान है शांति निकेतन वाला, इसकी खास विशेषता यह है कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं और जनरली ऐसा देखा नहीं जाता। बंगाल का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है यह जहां पर कुलाधिपति की भूमिका प्रधानमंत्री निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि यह जो स्थान है यह यूनेस्को में शामिल होने वाला पश्चिम बंगाल से तीसरा मूर्त स्थान है। 2 मूर्त स्थान पहले जो शामिल है यूनेस्को की इस लिस्ट में, उसमें शामिल है नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का। यह दोनों मूर्त हैं। इसके अलावा एक अमूर्त कला जो है पश्चिम बंगाल की, वह भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। कौन सी है?
दुर्गा पूजा, उसको भी इसी लिस्ट में स्थान दिया गया है, बट वह एक अमूर्त विरासत है। क्लियर है बात। अब अगर हम स्थिति देखें मूर्त विरासत के रूप में, तो यह जो क्षेत्र है शांति निकेतन, यह है अब तीसरा मूर्त स्थान इसमें बन गया है। तो यूनेस्को में इसका स्थान 41वां है। और साथ साथ यहाँ भी देखें तो पता लगता है कि पहली बार प्रयास हुआ था 2010 में, जिस समय भारत सरकार ने यह चाहा था कि शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल किया जाए, दर्जा दिया जाए वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस का। बट उस समय क्या हुआ था कि इस स्थान को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था, जिस वजह से यह फाइनली इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था, बीच में ही एलिमिनेट हो गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब मन में आया किसी सरकार के या यूनेस्को की समिति के ख्याल आया तो उसके बाद शामिल कर लिया, नहीं। एक लंबा प्रोसीजर होता है, पहले हमारे भारत में सब चीज़ों को देखा जाना समझा जाता है, उसके बाद रिकमेंडेशन भेजी जाती है किसी प्लेस की कि ठीक है इस प्लेस को शामिल करना चाहिए। फिर जब उस प्लेस से संबंधित प्रस्ताव को आगे भेज दिया जाता है तो यूनेस्को की जो चयन समिति होती है वह पूरा मामला देखती जानती समझती है, उसके ऐतिहासिक महत्व को समझती है, उसकी संस्कृति को समझती है, सभ्यता को समझती है, तब जाकर के वह नाम फाइनल करती है। तो उस समय यह सब कुछ संभव नहीं हो पाया था, लेकिन बीते दिनों वर्ष 2021 में फिर एक बार भारत सरकार ने प्रयास किया, प्रस्ताव तैयार किया और चाहा कि ठीक है शांति निकेतन को शामिल कर लिया जाए इस लिस्ट में। तो फाइनली यही हमारी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है कि अब यहाँ पर इसे यह दर्जा मिल लिया है। और यहाँ पर यह मामला भी है कि बीते दिनों स्मारकों और स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है यूनेस्को की ICOMOS, उसने रिकमेंडेशन किया था, ध्यान आकर्षित किया था यूनेस्को का इस तरफ कि शांति निकेतन अपने आप में खास है, जिस वजह से अब यह कार्य अपने अंतिम रूप में पहुंच गया है। इसके साथ ही हम लोग को ये भी जरूरी है कि हम शांति निकेतन के इतिहास को समझें, जाने कि किस प्रकार से यह भारत में कला, संस्कृति, परंपराओं का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। शांति निकेतन का मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वह है शांति का निवास स्थान, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां मुख्य रूप से शांति को प्रायोरिटी दी जाती थी और आध्यात्म का कार्य किया जाता था, ध्यान का कार्य किया जाता था, कला और संस्कृति का विकास किया जाता था। यह जो स्थान है यह पहले बूमडांगा के नाम से जाना जाता था। बूमडांगा एक डाकू हुआ करता था, वह प्रसिद्ध था यहाँ, तो इस वजह से उसको यह जो क्षेत्र है यह बूमडांगा के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद में यह मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ गया। कैसे जुड़ा था? वर्ष 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आश्रम की स्थापना की थी। फिर धीरे धीरे उस आश्रम का महत्व लगातार बढ़ता गया और फिर कालांतर में यानी कि वर्ष 1901 में वह जो आश्रम स्थापित हुआ था उसको एक आवासीय विद्यालय का रूप दिया गया और यहाँ पर महत्वपूर्ण कला, संस्कृति और शिक्षा की गतिविधियां तेज हो गई। तो यह तो मुख्य कार्य था वह देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता के द्वारा किया गया था। बट बाद में क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई इस विरासत को रविंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और वर्ष 1921 में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। मुख्य विश्वविद्यालय हुआ करता था यह उस समय बंगाल का और शांति, शिक्षा का, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। और यह इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय हुआ जिसको बाद में विश्व भारती का नाम दिया गया। वर्ष 1951 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद यह जो विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। तो यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और आज वर्तमान में स्थिति इसकी यही है कि बंगाल का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां प्रधानमंत्री कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर क्लियर है बात सभी आप लोगों को? तो थोड़ी थोड़ी बातें कि क्यों शामिल किया गया, कैसे शामिल किया गया, कुछ खास बातें शांति निकेतन संबंधित भी जरूरी है, सब कुछ याद रखिएगा। बट किसी स्थान को कब यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस लिस्ट में शामिल हैं 10 अलग अलग मानदंड। वह क्षेत्र जो है वह इन 10 मानकों में से कुछ एक मानकों को पालन करना ज़रूरी है। यदि वह कोई भी एक मानक का पालन करता है तो ऐसी स्थिति में उसको इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो बहुत अधिक स्ट्रिक्ट नहीं है कोई मानक, तो 10 में से यदि आपके पास कोई भी एक मानक है आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इन 10 में से आप किस कैटेगरी का पालन कर रहे हैं, जिसके अनुरूप आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अंततः फैसला लिया जाएगा आपको शामिल करना है या नहीं करना है। क्लियर है बात? बट यह भी ज़रूरी है कि क्यों हम किसी स्थान को चाहते हैं कि वह वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी स्थान है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वह राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण भी उस समय प्राप्त कर रहा होता है। तो उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र में कला और संस्कृति के लिए फिर प्रयास तेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही फिर उसके लिए विश्व धरोहर कोष से धन प्राप्त करना आसान हो जाता है, जिससे वहां पे सुधार और संरक्षण के प्रयास किए जाने लग जाते हैं। उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ साथ कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। नागरिकों और सरकारों के बीच जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मदद मिलती है उसके बाद, और भारतीय संस्कृति विरासत का संरक्षण होता है, कला का संरक्षण होता है, और वह क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यही सभी महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से हम चाहते हैं कि कोई एक स्थान वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेसेस में शामिल हो जाए। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लगातार इस काम को आगे करते रहें। और भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना आर्ट एंड कल्चर को लेकर के कि उसके प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है। वैसे भी ध्यान आकर्षित रहता है, आप किसी भी शहर में रहें, किसी भी राज्य में रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर जगह पे देखेंगे कि फॉरेनर्स आते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करते हैं, क्योंकि उनको भारत का कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ बहुत अधिक पसंद है। बट फिलहाल यह जो टॉपिक है आप लोग के सामने है, बेहद महत्वपूर्ण है कला और संस्कृति की दृष्टि से। कहीं भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि एक प्रश्न हम लोगों ने आपके लिए बनाया है और आप इसका आंसर दे सकते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में। एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। एक्चुअल में कल संडे था 17 सितंबर, और यहाँ पे कुछ खास बात यह भी है कि 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। तो कल उनका जन्मदिन भी था। जन्मदिन कुछ खास तरह से मनाया गया। एक तो पहली बात, एशिया कप में इंडिया ने जीत प्राप्त की, श्रीलंका को हराया। इसके साथ साथ ही उन्होंने दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसा कि एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी, कल उसको लागू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है पूरी तरह से। और अब जो छोटे छोटे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए अब लोन की सुविधा सरकार प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वह लोग अपने कारोबार को, व्यापार को, अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे सरकार से। ठीक है, तो आज हम लोग को यही बात समझनी है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या खास पहलू अपने आप में शामिल किए हुए, हर एक पे नजर डालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग के सामने ये स्क्रीन पर सारी बातें एक तरफ से हमने इकट्ठी की हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो देखिए क्या मामला है। एक्चुअल में ये जो योजना है, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त 2023 को लाल किले से की थी। उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया था, जनरली ऐसा होता है, बट उनके भाषण के अंदर ना बहुत सारी खास बातें होती है। वह इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल करते हैं अपने भाषण में, भारत की उपलब्धियों को शामिल करते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में सरकार क्या चाहती है, क्या क्या प्रयास करेगी, कौन कौन से वर्ग उससे लाभान्वित होंगे, वो हर एक बात वहां पर बताते हैं, बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। तो वही सब मामला था। तो इन्होंने 15 अगस्त को बातें कही जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल थी। और इस तरफ इतना तेजी से काम हुआ कि 16 अगस्त 2023 को ही केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है, इसको शुरू किया जाना चाहिए। तो तब से इस तरफ काम हो रहा था। इससे पहली बात यह भी है कि बजट में ही अलॉट कर दिया गया था एक अच्छा खासा अमाउंट इस योजना के लिए। कितना अमाउंट अलॉट किया गया था? 13,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें अलॉट किया गया था। यह जो बजट है, यह एक्चुअल में 5 वर्षों तक इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए है। सरकार की कोशिश है कि 5 वर्षों के भीतर हम चाहते हैं कि 30 लाख परिवारों को इस योजना के तहत शामिल किया जाए, उनको लाभान्वित किया जाए, उन्हें सस्ती दरों पर, कितनी दरों पे? मात्र 5% की दर पर लोन प्रोवाइड किया जाए। तो काफ़ी उनको मदद होगी और वह अपने कार्यों को, व्यापार को बढ़ा सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। साथ ही इसमें यह भी शामिल किया गया कि भाई 18 पारंपरिक व्यवसाय होंगे जिन लोगों को यहाँ लाभ दिया जाएगा। कभी भी कोई योजना होती है तो योजना में पहले ही कैटेगराइज कर दिया जाता है कि समाज का कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा। तो उन्होंने बताया कि समाज में 18 अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। तो कौन कौन से शामिल हैं उस 18 कैटेगरी में? कारपेंटर शामिल हैं, नाव बनाने वाले शामिल हैं, अस्त्र बनाने वाले शामिल हैं, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई या झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया या खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले। यह सभी लोग वो हैं जो इन 18 कैटेगरीज के अंदर शामिल किए गए। तो इन सभी को ही लाभ दिया जाएगा। लाभ किस प्रकार दिया जाएगा? देखिए, जब आप वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ID कार्ड देती है सरकार और साथ साथ में एक प्रमाण पत्र देती है। यानी कि गवर्नमेंट पहले ही आपको सर्टिफाइड कर देगी कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं। तो आप उस आई कार्ड की सहायता से कहीं भी खुद को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा वह ID कार्ड। केवल इतना ही नहीं, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सरकार ने फैसला किया है कि आपको जो लोन दिया जाएगा वह एक्चुअल में 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त आपको जो दी जाएगी वह 1 लाख रुपए तक हो सकती है मैक्सिमम। यदि आप उस धन का सदुपयोग कर लेते हैं और सब कुछ ठीक रूप से चलता है, उसके बाद एक समय के अंतराल आपको दिया जाएगा और आप दूसरे समय पर जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लोन की सीमा होगी उस लोन की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा और वह अमाउंट 1 लाख से बढ़कर के अब 2 लाख हो जाएगा। हालांकि
की खास बात देखने वाली यह है कि दोनों ही समय, दोनों ही चरणों में लोन लेते हुए आपकी जो ब्याज की दर है वह समान रहेगी और वह दर 5% ही रहेगी। इससे अधिक दर पर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, तो ब्याज इतना ही रहेगा। हालांकि सरकार ने अभी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि यह जो 5% की दर से यहाँ पर आपको ब्याज का भुगतान करना होगा अपने लिए गए कुल अमाउंट पे, उसके अनुरूप सरकार ने यह भी कहा है कि अब आपके द्वारा लिए गए टोटल अमाउंट पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 8% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से 8% का भुगतान सरकार खुद करेगी, जो एक आर्थिक सहायता के रूप में होगी। तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है इन छोटे छोटे पारंपरिक शिल्पकारों, कारीगरों के लिए, ताकि वह अपनी कला को जो वह पिछली पीढ़ी से लेकर के आए थे अब उसका विकास ही ना करें बल्कि अगली पीढ़ी तक भी अब अच्छे से पहुंचा सके और उसको जिंदा रख सके। इसके साथ साथ सरकार ने यहाँ पर यह भी फैसला किया है कि इसके तहत यहाँ पर सभी लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी लाभार्थी होंगे हर प्रकार का सपोर्ट आपको, कौशल विकास के कार्यक्रम यहाँ पर दिए जाएंगे। यदि आप नए हैं, अभी आपका कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो सरकार ने कहा है कि ठीक है आप आइए, हम खुद आपको सिखाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, नहीं सीख पाते, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा काम करूं जहां पे मुझे काम करने के साथ साथ मुझे पैसे भी मिले। सरकार ने कहा ठीक, परेशान होना नहीं है, क्योंकि जब आप कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल होंगे तो हम आपको 500 रुपया प्रतिदिन का भुगतान भी कर देंगे, जिससे कि आपको परेशान यहाँ पर नहीं होना रहेगा और आपका परिवार भी चलता रहेगा। सरकार ने यहाँ पर आपके लिए टूल किट की व्यवस्था भी की है कि अगर आप काम वाम सीखते हैं तो आपको टूल किट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ। साथ साथ डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी सरकार आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करेगी। तो यानी कि आप जो भी सहायता चाहते हैं सरकार की तरफ से वह सारी सहायता आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ और निर्णय लिए गए हैं महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से, जैसे कि ये जो योजना है ये है वर्ष 2023-24 से 27-28 तक लागू रहेगी। केवल इतना ही नहीं बल्कि सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि यदि आप आधुनिक उपकरण खरीदना चाहते हैं तो सरकार आपको उन उपकरणों को खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि भी प्रदान करेगी, जिसकी सहायता से आप उपकरण खरीदेंगे ही नहीं बल्कि फिर आगे उसका उपयोग करते हुए अपने परिवार के लिए आजीविका भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि देखिए आपको पहले वर्ष में हम 5 लाख लोगों के लिए यह सुविधा देंगे, तो यह अभी टारगेट फिक्स है। केवल इतना ही नहीं, पहले वर्ष में केवल 5 लाख लोगों का टारगेट है कि 5 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा, बट उसके बाद जो बचे हुए अगले 4 साल है उन 4 सालों के अंदर 25 लाख लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा है कि 5 वर्षों के अंदर हम 30 लाख लोगों को जोड़ेंगे, लाभान्वित करेंगे, उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे और उनके विकास में, उनकी कला और संस्कृति के विकास में भूमिका हम लोग निभाएंगे। ठीक है, कुछ खास उद्देश्य हैं इस योजना के, जैसे कि हम सभी समझ चुके हैं कि सरकार चाहती है कि छोटे छोटे शिल्पकार जो हैं वह देश के अलग अलग छोटे छोटे कस्बों, जिलों में बिखरे हुए हैं, अब उनको संगठित किया जाए और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब वो खुद मजबूत हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वह सब चीज़ों को बनाएंगे तो उनको केवल देश में ही नहीं बल्कि हम विदेशों तक भी भेज पाएंगे। तो केवल उनकी स्थिति ही अच्छी नहीं होगी बल्कि उनके साथ साथ हमारे देश की जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। देश में बेरोजगारी घटेगी, साथ साथ में रोजगार का सृजन होगा और इसके अलावा आर्थिक समृद्धि होगी और हम मानव पूंजी का निर्माण कर पाएंगे। तो यह सभी लाभ जो हैं वह इस योजना के तहत शामिल हैं। और इसके केवल इतना ही नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा बढ़ेगी और इसके अलावा जो पिछली पीढ़ी का ज्ञान है वह हम अगली पीढ़ी तक भी पहुँचा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे कार्य शामिल हैं ना जिसको आप हर जगह से नहीं सीख सकते। कुछ किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है, वहीं के कुछ लोग अब जानते हैं, क्योंकि संरक्षण नहीं दिया गया एक समय पर, जिस वजह से इसका विकास नहीं हो पाया। संरक्षण मिलेगा तो तेजी से प्रसार होगा, विकास होगा और यह जो कला है वह विश्व के अन्य अनेकों क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हो पाएगी। क्लियर है बात? तो इतना कुछ जान लिया है तो मुझे लगता है कि अब आप इतना समर्थ हैं कि इस प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न का जवाब देने से आपका जो कंटेंट होता है वो और अधिक मजबूत होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, समझते जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, क्योंकि आप पता किया है कि चंद्रमा पे जल हो सकता है। अभी बीते दिनों एक स्टडी की थी, कहाँ पे? यूएस में स्टडी हुई है और यह जो स्टडी हुई है इसको पब्लिश किया गया है नेचर जर्नल में। यह स्टडी की थी हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। उन्होंने यह माना है कि भाई पृथ्वी के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब चंद्रमा पर जा रहे हैं तो चंद्रमा पे जल बनाने का कार्य वह कर रहे हैं। सोचने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी से जाने वाला कोई पदार्थ वहाँ पर जल बना पा रहा है, ऐसा इन्होंने सोचा, जाना, समझा। बट कैसे,
क्या क्या शामिल है इसके अंदर और इस सब बातों का क्या मतलब है, आने वाले समय में विश्व किस स्थिति का मोड़ लेगा, जरा समझते हैं कुछ कुछ बातें। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, जो भी शोध करता है, उन सब लोगों ने यह माना कि अभी एक्चुअल में पृथ्वी पर प्लाज्मा शीट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन चंद्रमा पर जाने के बाद उसकी जो चट्टानें हैं और साथ साथ वहाँ जो खनिज है उनको तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग की पृथ्वी पे जो प्लाज्मा शीट वर्क करती है तो यह सूर्य प्रकाश के साथ साथ सूर्य वायु को लाती है, और जब सूर्य वायु वहाँ से आती है तो यह पृथ्वी पर टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करती है, पृथ्वी की मौसमी गतिविधियों में भूमिका निभाती है। अब कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो प्लाज्मा शीट है इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ही अब जा रहे हैं चंद्रमा तक। चंद्रमा तक जाने के बाद क्या कर रहे हैं? केवल वहाँ पे मौसमी प्रक्रिया को ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि वहां पर जाने के बाद यह थोड़ा सा रिएक्टिव हो रहे हैं चट्टानों और खनिजों के साथ में। जब ये इलेक्ट्रॉन वहां जाके चट्टानों और खनिजों से मिलते हैं तो मिलने की स्थिति में वहां छोटे छोटे विस्फोट होते हैं, और ऐसा बता रहे हैं कि यह जो विस्फोट होते हैं उन विस्फोटों की वजह से वहां पर जल बनता है, क्योंकि उनके खनिज टूटते हैं, चट्टानें टूटते हैं, बाद में वह जल का रूप ले लेती हैं। ऐसा अभी इस रिसर्च में शामिल हुआ है। हालांकि जब चंद्रयान-1 हमने भेजा था तो उसमें ही यह सब बातें शामिल हुई थी, उसी ने चीजें बताई थी। तो चंद्रयान-1 से हमको जो डाटा मिला है, यह सारे साइंटिस्ट उसी डाटा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं पदार्थों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्हीं बातों पर रिसर्च करते हुए मान रहे हैं कि ऐसी गतिविधि चंद्रमा पर हो रही है। हालांकि कुछ कुछ पहलू अभी हमारे चंद्रयान-3 के रोवर ने भी खोले, बट चंद्रयान-1 ने इस बात को हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो अभी भी लगातार ऐसा नहीं है कि बस अंतिम हो गया, निष्कर्ष निकल गए और अब पूरी रिसर्च कंप्लीट हो गई। नहीं, रिसर्च अभी भी जारी है, लगातार आने वाले समय में भी हमें कुछ नई बातें देखने को मिलेगी। बट यह बात अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यह पृथ्वी पे पाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं जो वहां पे जाकर के अब गतिविधि कर रहे हैं और पानी को तैयार कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में जीवन की संभावनाएं जो हम चाहते हैं कि चंद्रमा पे मिले वो और अधिक प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से चंद्रमा के मौसम में भी बदलाव आ रहा है, अब ऐसा अनुभव भी किया जा रहा है। चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पहले ही पानी की मौजूदगी की ओर संकेत किया था। जैसे कि हम जानते हैं, केवल पानी की मौजूदगी ही नहीं बल्कि इसने यह भी माना था कि वहां पर आइस है, और ऑब्वियस सी बात है ना कि मतलब आइस होगी तो ही वहाँ पे पानी हो सकता है, पानी होगी तो आइस होगा। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, लगभग 14 से 15 दिनों तक चंद्रमा के जो एक हिस्सा होता है वह ही सूर्य के प्रकाश पे होता है, इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है वह अंधकार में हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो जल स्वाभाविक है कि वह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यह सब बात हमें पहले ही चंद्रयान-1 ने बता दी थी, बट अभी इस रिसर्च को हम चंद्रयान-3 के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी ये जो मिशन में रिसर्च है उसके आधार पर ही सब चीज़ें मानी गई थी। अब लेकिन जो सारे वैज्ञानिक हैं, हम लोग के जो शोधकर्ता है, वह यह मान रहे हैं कि एक्चुअल में पहली बात तो यह था कि चंद्रयान-1 ने संकेत दिए थे कि वहां पर पानी है, बट एक्चुअल में वहां पानी कैसे है, यह बात अब हमें यह रिसर्च बता रही है, ये शोधकर्ता बता रहे हैं कि वहां जो पानी है उस पानी के लिए वह इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं जो सूर्य के माध्यम से, सूर्य वायु के माध्यम से वहां पर पहुंच रहे हैं और सौर वायु के माध्यम से वहां पहुंच करके गतिविधि कर रहे हैं और चट्टानों को वहां से तोड़ रहे हैं, उनका क्षरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह कन्वर्ट हो जा रहा है जल में। ठीक है, चंद्रयान-1 से संबंधित कुछ बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि जो रिसर्च थी मैंने रिसर्च आपको बता दिया। याद रखिएगा क्या क्या जिम्मेदार है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गतिविधि करके वहां जल बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, भी कोई खास पुख्ता सबूत नहीं है, बट रिसर्च में हुई है तो उसमें माना जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, संभावनाएं पूरी पूरी हैं। ठीक है, बात सारी क्लियर है। तो कुछ खास बातें याद करते हैं एक बार दोबारा चंद्रयान-1 के बारे में। चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट के माध्यम से? PSLV-C11 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। उस समय माना गया था कि इसकी जो अवधि रहेगी वह अवधि 2 वर्ष की रहेगी, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जब यह चंद्रयान-1 वहां पहुंच गया था तो कुछ दिन हम लोग के साथ में अच्छे भी थे, बट फिर 29 अगस्त 2009 यानी कि लगभग 11 महीने के समय के बाद में हमारा जो संपर्क था वह संपर्क टूट गया चंद्रयान-1 से, और चंद्रयान-1 से संपर्क टूटा, इसका मतलब कि अब वह मिशन फेल हो गया। और जब मामला फेल हो गया तो अब ऐसी स्थिति में यही होना था कि हम लोग अब चंद्रयान-2 की तैयारी करें, जैसा कि हुआ भी। बट उसके बावजूद हमें यह भी देखने को मिलता है कि चंद्रयान-2 में भी हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई थी। अंतिम समय में लैंडिंग के समय हमारा संपर्क टूट गया था। क्लियर है बात सारी की सारी। तो चंद्रयान-1 बट
पूरी तरह से सफल कभी नहीं होता है कोई मिशन, क्योंकि जब यह वहां तक पहुंचा, इसने ही हमें बताया, इसकी जो यह 11 महीने की एक्टिविटी थी वहां पे, इसने जब चीज़ों को जाना समझा, वहां पे परिक्रमा की लगातार, तब इसने हमें बताया कि पानी है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, बर्फ भी है, इसका एटमॉस्फेयर इस प्रकार का है कि जल को पानी बना देता है, पानी को जल बना देता है। कुछ कुछ अलग अलग बातें बताई कि हाँ मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, इत्यादि इत्यादि पदार्थ भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। यह सब भी हमें इसकी रिसर्च से पता चला था, और अभी चंद्रयान 3 ने भी सेम काम किया है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था, हम क्यों भेज रहे थे इसको, हम चाहते थे कि पता लगे कि पहली बात तो जीवन की संभावनाएं ही क्या क्या है चंद्रमा पर, इसके अलावा क्या वहां पर पानी और बर्फ है, तो पता लगा था, अनुमान कुछ कुछ संकेत मिले हैं, पता लगा है अवशेषों से कि हाँ कुछ कुछ तो हो सकता है, बाकी पुख्ता पूरी तरह से भी नहीं माना जा रहा। आगे अभी और देखेंगे। इसके अलावा रासायनिक और खनिजों का मानचित्रण करना, देखना, जानना, समझना कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या क्या संरचना है उसकी, कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं, इत्यादि इत्यादि। और चंद्रमा से उसके आसपास की 3D पिक्चर्स कैप्चर करना, देखना कि पृथ्वी बाहर से कैसी दिख रही है, चंद्रमा कैसा दिख रहा है, और बाकी वहाँ से बाकी हम लोग के सौरमंडल का क्या हाल है, ये सब चीज़ें भी देखना था, इस उद्देश्य में शामिल था। बट सबके बावजूद चीज़ें लगभग 11 महीने सफलतापूर्वक चली, बट आगे नहीं बढ़ सकी। यह वह सब चीज़ें हैं जो हमें इसके परिणाम स्वरूप मिली, यानी कि जिस समय संपर्क टूटा हमारा इस मिशन से, तो यह सब कुछ हम प्राप्त कर चुके थे। जैसे कि 3400 से अधिक परिक्रमाएं कर चुका था चंद्रयान 1। हाइड्रोक्लिक्स यहाँ पर पाए गए थे, पानी के अवशेष भी मिल गए थे, पानी के अणुओं की संभावनाएं आ गई थी, और इसके साथ साथ ही चंद्रमा के मैग्मा, महासागर की परिक्रमा का सत्यापन करते हैं, यह सब भी माना गया था उस समय। ठीक है, बट अंततः इतनी खोज के बाद में फिर संपर्क टूटा, और जिस पॉइंट पर संपर्क टूटा, आज उस पॉइंट को हम सभी लोग जवाहर पॉइंट के रूप में जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह जो पॉइंट था वह समर्पित किया गया था। और बाकी चंद्रयान 2 के पॉइंट, चंद्रयान 3 के पॉइंट हम सभी जानते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही सारी बातचीत हुई थी उसके संबंध में। क्लियर है बात? जब इतना जान लिया तो एक सरल से प्रश्न का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, आप लोग की स्क्रीन पर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कुछ बातें यशोभूमि की, क्योंकि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने जन्म उत्सव के समय ही यह कार्य किया था, इसका उद्घाटन किया था। क्या है यह? नई दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है यशोभूमि नामक एक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। इसको बनाया गया है मुख्य रूप से विदेशों से आने वाले लोगों के लिए। हालांकि भारत के लोग भी इसमें बैठक कर सकते हैं, बट जो भी सभाएं होंगी वह सभाएं अपने आप में बहुत खास होंगी। और यह जो सेंटर बनाया गया, यह सेंटर भी बहुत अधिक खास है, जैसा कि आप इसकी एक साइड देख सकते हैं, बहुत अधिक बड़ा बनाया गया है। इसमें 8 मंजिल बनाई गई हैं, और 8 मंजिल के बाद सबसे ऊपर टॉप पर बनाई गई है ये LED। इस LED की खास बात यह है कि हम कभी भी बैठक करते हुए चाहें तो अंदर की पूरी समिट की कार्यवाही को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं, जिससे कि बाहर बैठ कर के लोग सब कुछ देख सकेंगे कि अंदर चल क्या रहा है। बहुत बड़ी LED स्क्रीन है ये, ठीक है। बट अपने आप में यह बहुत अधिक खास क्यों है और दुनिया इसके ऊपर वर्तमान में नजर क्यों लगाई हुई है? क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों वाली सुविधाओं वाला कन्वेंशन सेंटर है। इतना कुछ इसमें शामिल किया गया है। इसकी कुल लागत 5400 करोड़ रुपए है। इतना अधिक पैसा खर्च करके इसको बनाया गया है। हालांकि इसका जो कुल क्षेत्र है यह 8.9 लाख वर्ग मीटर है, बट यह जो भवन है यह लगभग 1.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे के पूरे कन्वेंशन सेंटर में यह है कि इसका जो पूरी की पूरी भूमि, यानी कि जो एक्स्ट्रा इंटीरियर्स है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो मेन बिल्डिंग है वह इसका कन्वेंशन सेंटर है। वह कन्वेंशन सेंटर जो है यह 13,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है, और यहाँ पर 15 कन्वेंशन कक्ष बनाए गए हैं, यानी कि 15 ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर अलग अलग स्तर के मंत्री हों या अलग अलग स्तर के अधिकारी हों, वह सभी आकर के 15 अलग अलग इन कन्वेंशन सेंटर्स में बैठक कर सकते हैं, और यहाँ बैठक करते हुए अपने सभी मामलों को फाइनल कर सकते हैं। यह जो कन्वेंशन सेंटर है इसमें सभागार है, एक वॉल रूम है, और इसके अलावा 13 बैठक के कक्ष हैं। ठीक है, तो टोटल 15 कन्वेंशन सेंटर बनाए गए थे। 15 में 13 तो मुख्य रूप से बैठक कक्ष हैं, एक वॉल रूम है, इसके अलावा एक जो मेन सभागार ऑडिटोरियम बनाया गया है। काफ़ी बड़ी क्षमता है इसकी। कुल क्षमता माने तो 11,000 प्रतिनिधियों की है, यानी कि देश दुनिया के इतने सारे लोग हम यहाँ पर एक ही बार में एक ही स्थान पर इकट्ठे कर सकते हैं। जनरली अभी तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा गया था, पहली बार भारत में है, इसलिए यह खास है और दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बन गया है।
इसमें मुख्य जो सभागार है उस सभागार में 6000 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। सारी चेयर जो है यह सब कुछ स्वचालित है। वॉल रूम की खास बात यह है कि यहाँ पर 2500 मेहमान बैठ सकते हैं। 500 लोगों के बैठने के लिए एक अतिरिक्त खुला हुआ क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और यह जो वॉल रूम के अलावा अगर हम देखें तो पूरी बिल्डिंग जो है यह 8 मंजिलों में विभक्त है और 8 मंजिलों में बाकी फिर अलग अलग 13 बैठक कक्ष बनाए गए हैं और अलग अलग स्तर की बैठकें यहाँ पर संपन्न होंगी आने वाले समय में, जैसा कि हम लोग अभी देखेंगे भी। तो हर एक फीचर जो इस यशोभूमि का है उसको आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर की जाने वाली हर एक बात इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी हॉल का निर्माण भी अभी इसमें ही किया गया है और इसका क्षेत्र जो है यह 1.07 लाख वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर हम चाहें तो बड़े बड़े व्यापार मेलों का या व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है। अभी हम लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैठकें करते हैं, जैसा कि होता भी है। आप सभी अलग अलग समय पढ़ते हैं अपनी मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पे या वीडियोज़ के माध्यम से। बट अब क्या होगा कि कभी भी कोई बड़ी बैठक करनी होगी तो हम लोग हिचकेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ी संख्या वाला स्थान हमारे पास है। इसकी संख्या इतनी अधिक है कि हम चाहें तो लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11,000 लोगों को तो यहाँ पर बैठा ही सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये जो बिल्डिंग है यह इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो गई है, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाते समय विशेषज्ञों ने पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। चाहते थे वे लोग कि यह जो बिल्डिंग बने यह पर्यावरण हितैषी भी हो। इसी वजह से इसको ग्रीन सिटीज प्लैटिनम प्रमाणन से सत्यापित भी किया गया, यानी कि बिल्डिंग बनी है तो कार्बन उत्सर्जन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है और पर्यावरण हितैषी बनाते हुए यहाँ पर आसपास पेड़ वगैरह बहुत अधिक लगाए गए हैं। और हम जो भी चीज़ पर्यावरणीय प्रयोग कर सकते थे पूरी तरह से की है। कार्बन का कम उत्सर्जन करते हुए, CO2 का कम उत्सर्जन करते हुए हर एक मानक का इसमें ध्यान रखा गया। तो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता जो भारत सरकार की है वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की, उसमें सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। छोटे छोटे प्रयास करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें इन्होंने अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया है 100%। वर्षा जल संचयन की पूरी व्यवस्था करी है उन्होंने। हर तरफ जितना भी सेटअप हो सकता था पूरा सेटअप लगाया कि बारिश का पानी कहीं से भी व्यर्थ ना जाए, कहीं भी बेवजह इकट्ठा ना हो और उसको पूरी तरह से हम लोग इकट्ठा भी कर सके। छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं ताकि इतना बड़ा जो भवन बनाया गया, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, उसके संचालन में सौर ऊर्जा की भी भूमिका रहे। तो पर्यावरण का हर एक तरह से जैसे भी ध्यान रख सकते थे वह रखा गया है। वृक्ष बहुत अधिक लगाए गए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही विहंगम दृश्य है, खास दृश्य है। कभी मौका मिले तो देख के जरूर आइएगा। द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी है यहाँ पर, जो सबसे नया मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा इस यशोभूमि के लिए ही। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? जान गए हैं खास बातें? तो आप लोग इस साधन से प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, बेहद सरल है आप लोग के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वह हर बात मैंने आपके साथ साझा कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि यदि अब इस खंड से प्रश्न पूछा जाएगा तो बचेगा नहीं और आप लोग आंसर सही ही लगा के आएंगे। कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे और ऐसे ही बातचीत करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, रोज सीखते पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।